हॉट इशू हमारा आज का है मईशत पाकिस्तान की, जिसके अशारिये ये आ रहे हैं कि वो ज़ाहिर बेहतरी की तरफ गामज़न है। ये असली है, ये नकली, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो साबिक वज़ीर ख़जाना है और रहनुमा है अवाम पाकिस्तान पार्टी के। और इशारे जो मैंने आपको बताया कि मुस्बत नज़र आ रहे हैं, उसमें से कुछ ये है कि GDP ग्रोथ जो पिछले साल -0.23 वो 2.4% हो गई है। इन्फ्लेशन 29% से गिर कर इस महीने 6.5% पे आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट 8.5% थी, वो 8% पे आ गई है। इंटरेस्ट रेट कर्जा लेने पे जो आपको सूद देना पड़ता था इंडस्ट्रियल इदारों को, वो 22% से कम होकर 17.5 पे आ गया, मजीद कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे $9 बिलियन थे पिछले साल, इस साल $16 बिलियन हो गए हैं। और जो टैक्स टू GDP रेशियो 8.5% थी पिछले साल, इस दफ़ा इस साल 8.7%, थोड़ी सी बढ़ी है, हो गई है। और बाहर से जो गैर मुल्की जो पाकिस्तानी गैर मुल्क ममालिक में रहते हैं, उनकी तरफ से जो पैसा आता है वो $27 बिलियन थे और इस साल $30 बिलियन हैं। तो ये हैं वो कुछ इशारे जिससे ये कहा जा रहा है कि मईशत बेहतर हो गई है। मिफ्ता साहब, आपने सुना, मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, आपके ख्याल में क्या हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया है? क्योंकि आज मैंने सुना आप कह रहे थे कि ये जो रिलीफ, थोड़े अरसे का माली रिलीफ मिला है, ये कहीं ज़ाया ना हो जाए। अफसार भाई बहुत शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि जो अफरात ज़र में कमी आई है, महंगाई में कमी नहीं आई है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो तेल $120 का, $115 का होता था, वो आज गिर कर दुनिया भर में आलमी मंडी के अंदर वो $70 का हो गया है, क्योंकि चाइना की मईशत स्लो हो गई है, यूरोप की मईशत स्लो हो गई है। उसकी वजह से दुनिया भर में एक कमोडिटी साइकिल के अंदर कीमतें कम हुई हैं। खाम तेल की कीमत कम हुई है, गंदम की कीमत कम हुई है, यूरिया की कीमत कम हुई है, DAP की कीमत कम हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी उसका इफ़ेक्ट आया है और उतनी कीमतें कम नज़र आ रही हैं हमको। पेट्रोल की कीमत कम हुई है वगैरह वगैरह, उससे थोड़ी सी अफरात ज़र में कमी आई है, या मईशत में जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। लेकिन इस हुकूमत का कोई किरदार इसके अंदर नहीं है और ना ही किसी और मुस्बत चीज़ में है। माजरत के साथ देखिए, इनके पास एक वक्त मिला था, 1 साल 6 महीने हो गए, इन्होंने PIA की निचकारी करने में कुछ भी नहीं कर सके ये लोग, और इनकी ना इनकी नीयत थी। किसी और 6 महीने के अंदर किसी और निचकारी के प्रोसेस को, किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, किसी जनरेशन कंपनी को आगे नहीं लेके गए। आज भी पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स तो हैं, दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं पाकिस्तान में। सैलरी इंडिविजुअल्स के ऊपर 38.5%, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 49.5% और कॉरपोरेशंस के ऊपर 59%। ये आपका टैक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको $1 भी आपके पास सरमायाकारी बाहर से नहीं आती। उसके लिए जो पाकिस्तान से बरामद करे कोई चीज़, या लेकिन जो डॉलर थोड़े बहुत आती है सरमायाकारी, बड़ी महदूद बिलियन, 1.5 बिलियन की, वो पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आती है। सॉरी, मैं कता कलामी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आज ये भी कहा कि PI की निजकारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार नहीं होने देना चाह रहे, नायब वज़ीर-ए-आज़म। वो क्यों नहीं होने देना चाह रहे? उसमें उनका कोई मफाद है? नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं, देख, मैं ये वो वाली बातें नहीं करता हूँ मैं। देखिए, एक रिकॉर्ड है ना, मफाद नहीं है लेकिन एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड तो है ना। एक रिकॉर्ड है कि 2015 में जब, देखिए, मियाँ नवाज शरीफ बहुत प्रो प्राइवेटाइजेशन थे, वो हमेशा कहते हैं कि प्राइवेटाइज करो, आगे चीज़ें बढ़ो। 2013 में जब वो आए, डार साहब को इन्होंने चेयरमैन बना दी, और ज़ुबैर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि ज़ुबैर साहब को डार साहब ने कहा कि फेस्को और IS को, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम बड़ा आगे हो चुका था, कब पेमेंट्स कर चुके थे ये लोग उसको, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, उसका डार साहब ने कहा रोक दो। PIA के अंदर डार साहब ने PTI से माहिदा किया, जिसके तहत माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आ सकते थे PIA में, और वो आके सरमायाकारी कर सकते थे, लेकिन हुकूमत के पास मेजॉरिटी स्टेक रखना था। ज़ाहिर है इसमें कोई भी नहीं आएगा कि हुकूमत अगर फैसला साजी खुद करेगी तो PIA में कौन पैसा डालेगा। इस बार भी, और शहबाज शरीफ साहब भी कंपनियों पर कंपनियां बनाते रहे पंजाब में। पिछले PDM के दौर में भी कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हुई, यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन को एक्सपेंड किया गया। इस बार एक दिन बात आई, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। 6 महीने के अंदर कोई एक RFP डाला इन्होंने किसी भी निचकारी के लिए, कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, कोई एक तरसील तकसीम, कुछ भी नहीं किया है। और आपके पास जो सीरियस बायर्स थे, 2 बहुत सीरियस बायर्स थे और 2 नॉट सो सीरियस बायर्स, उन चारों को आपने भगा दिया। फिर आपने ब्लू वर्ल्ड को कहा यार तुम रुक जाओ, ऐसे ही कोई बिड डाल देना
ताकि लगे ना कि वो सब भाग गए। इनकी कोई नीयत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि दूसरी बात आपने की कि टैक्स की रेशो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसके बावजूद हम देखते हैं कि रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हुआ। आप इसकी क्या वजह है? और आईएमएफ जो आ रहा है, क्या आईएमएफ को मुतमईन कर पाएगी रेवेन्यू शॉर्टफॉल पे हुकूमत? नहीं सर, मेरी गुजारिश थी कि टैक्स रेट्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। आप मतलब आप देख लीजिए कि दुनिया में किस मुल्क के अंदर 2 या 4 इतने ज़्यादा मुल्कों होने के में बावजूद भी रेवेन्यू पूरा नहीं कर सके। देखिए टैक्स रेट इतने ज़्यादा हैं, फिर भी ताजर कितने आए हैं इसमें? ताजर 10 अरब ताजरों से इकट्ठा करना था, 10 लाख उन्होंने दिए हैं, 32 लाख उन्होंने कहा था रजिस्टर होंगे, उसमें से सिर्फ 76,000 हुए हैं। तो ये फेलियर तो बहुत लेवल पे है रेवेन्यू कलेक्शन में। तो मेरा सवाल ये है कि टैक्स रेशियो इतनी ऊपर ले गए, फिर भी रेवेन्यू पूरा नहीं कर सके, क्यों? सर टैक्स रेट जब इतना तेज़ी से बढ़ जाएगा तो लोग उसके ऊपर इवेशन शुरू कर देते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बिजनेस इंडिविजुअल कोई 49% अपनी इनकम का टैक्स दे देगा, जिस इंसान को आप ना, अब तो पहले मैं सोचता था कि कराची का बुरा हाल है कि पीने का पानी नहीं मिलता, अब लाहौर में सांस लेने के लिए हवा नहीं है। आप सोचें, ये हुक्मरानी है पाकिस्तान की। आपको कोयटा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमने क्या दिया इस 77 साल के अंदर? 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फौज है स्कूल के बाहर बच्चों की, वो पाकिस्तानी है। ये मुल्क आपसे 50% टैक्स मांगता है। किस मुंह से मांगता है? इनको शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए कि 50% अपनी इनकम हमको दे दो? क्यों दे दो भाई? तुम मुझे ये बताइएगा, आपने ये बात की बड़ी वैलिड है कि 50% अपनी आमदनी में से आप टैक्स हुकूमत को दे दें जो कुछ नहीं कर पा रही। ये जो अकल की बात है कि इससे टैक्स की कलेक्शन कम हो जाएगी, ये हुकूमत को नहीं समझ आई। और वो आईएमएफ के इतने एक्सपर्ट्स आते हैं निगोशिएट करने के लिए, उन्हें समझ नहीं आएगी इतनी टैक्स रेट ऊपर चला जाएगा तो कलेक्शन कम हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं सारे मिलके हमारे साथ? सर सीरियसली मैं आपको बताऊं, ये एक लेफर कर्व होती है। हम तो उस साइड पे आ गए लेफर कर्व के कि जितना टैक्स रेट कम कर देंगे उतना अब मेरे ख्याल से टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जब शायद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना था, हमने मैक्सिमम टैक्स रेट कर दिया 15%। हमारे जहन में था ये जो ट्रेडर बैठे होते हैं अकबरी मंडी में, जो जोड़िया बाज़ार के अंदर ये जो ट्रेड करते हैं, 2 करोड़ रुपये कमाते हैं, वो 30 लाख रुपये आप उससे मांगेंगे वो दे देगा शायद, लेकिन उससे आप 2 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये मांगेंगे वो आपके ऊपर हंसेगा। और ये हो रहा है यहाँ। इससे ये कि रिश्वतों का बाजार गर्म हो जाएगा, नोटिस आएंगे, पैसे मिलेंगे। आप समझते हैं कि नहीं, इससे मुझे बताएं कि आईएमएफ बेवकूफ़ है, नाअहल है, या उसे एहसास ही नहीं है कि वो क्या बेहिस हैं? वो उन्हें क्यों नहीं ये समझ आई ये बात? जो चले हमारी हुकूमत को तो नहीं समझ आती, कोई मफादात होंगे, कुछ भी हो सकता है। आईएमएफ को क्यों नहीं ये समझ? क्योंकि आईएमएफ ये जानता है कि आप हर किस्म की एक्सक्यूज़ करते हैं और जो चीज़ें आपने वादा करें वो पूरे नहीं करता। आपने कहा था दुकानदारों से टैक्स लगाओ, मैंने भी कहा था, जब तो उन्होंने वो भी नहीं करी थी। आपने इस बार किया, आपने लोवेस्ट ब्रैकेट कर दिया 100 रुपये का। आपका 10 अरब रुपए का जो टारगेट था उसके सामने आपको 10 लाख रुपए आए हैं। 10 लाख रुपए आए 10 अरब के टारगेट के सामने, क्योंकि आपने 100 रुपये टारगेट कर दिया। आप दुकानदारों से टैक्स नहीं लेते, आप एग्रीकल्चर वालों से टैक्स नहीं लेते, तो फिर आपके पास क्या रहा? आपके पास नौकरी पेशा लोग रहे जिनका आपने गला दबोच दिया है। मेरा सवाल ये नहीं था। सर आईएमएफ से आप जाके बात करें, देखें। मैं देखें, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जहाँ तक हुकूमत की नालायकी की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ बदनीयत और नालायक नहीं है कि एक हुकूमत ऐसा अनरीजनेबल किस्म का उन्हें प्लान बना के दे रही है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतने महीनों बल्कि साल से भी ज़्यादा तो निगोसिएशंस होती रहीं, बैक एंड फोर्थ मुज़ाकरात होते रहे, तो ये इस बात पे एग्री किया आईएमएफ ने इस तरह के नालायक प्लान पे? मेरा तो ये सवाल है आईएमएफ से। गुजारिश ये नहीं सर, गुजारिश ये है कि देखें, कुछ चीज़ों पे आईएमएफ भी अनरीजनेबल हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। ठीक है, जब हमको लास्ट टाइम जब शहबाज साहब के वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर था, तो मैं जब इनसे निगोशिएट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हफीज़ शेख साहब ने हमारी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को मुँह ज़बानी प्रॉमिस किया है कि आपने ये टैक्स बढ़ाने होंगे, टैक्स रेट एम्प्लॉयज़ के। उसने 2 मरतबा नहीं बढ़ाया, अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने हाथ पैर जोड़े इनसे कि ना करने दो, हमको ये ना करवाओ। और शहबाज साहब को पता है कि कितनी मेहनत करी, लेकिन बहरहाल वो नहीं मानी गई। लेकिन हमने उसके सामने ऑल्टरनेट टैक्स भी रखे थे जिसकी वजह से कुछ हमको रिलीफ मिला। आप मुझे बताइए कि आपने क्या ज़रूरत थी आपको 22% जारी अखराजात बढ़ाने की? आपको हुकूमत का फुटप्रिंट फैलाना चाहिए था इस वक्त। क्या ज़रूरत थी आपको कि 64% आपने पीएचडीपी बढ़ाया है? पहले आपने 100% बढ़ाया बजट जिस दिन पेश किया, फिर आपने कम करके 64% बढ़ाया है। 700 अरब से बढ़ा के उसको आपने 1150 अरब कर दिया।
क्या ज़रूरत थी? मतलब क्यों आप ना तो आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं और ना आपको ज़रूरत थी। जितना आप रेवेन्यू बढ़ाएं, जितना आप एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे ना, आपको रेवेन्यू उस मुताबिक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि IMF ने कहा था कि 1% आपका कम अज़ कम या 2% जो है वो प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। तो फिर आपको कहीं ना कहीं टैक्स रेट्स बढ़ाने पड़े। IMF डजंट केयर बिकॉज इट्स अ बैंकर, इट वांट्स कि आपकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए तो आप उसके पैसे वापस करें। ये चीज़ें कुछ आपको भी करनी होती है, कुछ आपको भी समझाना होता है। सो द थिंग इज़ कि इट्स नॉट इनफ कि मैं IMF को ब्लेम कर दूं। मेरा वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है, मेरा वज़ीर आज़म नेतन पोर्टर नहीं है। मैं तो शहबाज शरीफ को सपोजिटली वोट दिया या नहीं दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ से सवाल पूछ सकता हूँ, नेतन पोर्टर से तो उसको निगोशिएट करना है। नहीं, मेरा सवाल ये, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं सवाल ये इसलिए किया है कि हम हमारे यहाँ भी एक बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं IMF जो कुछ कहता है वो ठीक है और उसको मानना चाहिए एज इट इज़। मैं तो उस बात की वजह से कह रहा हूँ कि IMF को ये नहीं समझ आती कि वो किस तरह का प्लान एग्री कर रहे हैं। तो अब वो आके फिर डिस्कस क्या करेंगे जब उन्हें पता था, या आप जितनी सादा बात आपने की है कि टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो कलेक्शन कम हो जाएगी, अब वो क्या कहेंगे हमें कि आप जो PSDP है मजीद कम कर दे तरक्याती बजट? कैसे शॉर्टफॉल? देखिए, मेरी गुजारिश है, अगर IMF आपको कहता ना कि ये तुम टैक्स बढ़ा दो और आपको पता है कि ये गलत है, IMF को आप कहते हैं कि यार हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। IMF को कहते हैं हम NFC अवार्ड अफसार भाई, जब तक हम NFC अवार्ड को रिविजिट नहीं करेंगे इस मुल्क की फाइनेंसेस ठीक नहीं हो सकती हैं। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। आपने NFC अवार्ड पे आप बात नहीं कर रहे, आपने कमीशन फॉर्म भी नहीं किया बात करने के लिए, आपने कोई बात नहीं करी एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर, आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, आपने ये दी हुई है। आपने अभी भी सब्सिडीज़ दे रहे हैं वफाक फेडरल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर के ऊपर गैस कंपनियों को, वो आपने ख़त्म नहीं की। तो आप भी थोड़ी सी चीज़ें तो थोड़ी सी रैशनलाइज करें ना। आप IMF के ऊपर ज़रूर ब्लेम कर दें कि IMF ने कहा है, लेकिन असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों के ऊपर है ना। आप IMF से निगोशिएट करें, चीज़ ठीक कर लें, लेकिन आपको IMF ने तो नहीं कहा था कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स ना लगाएं। IMF तो नहीं कहा था आपको कि आप जो है वो दुकानदारों को 100 रुपये का कर दें। IMF ने तो नहीं कहा था कि आप 64% PSDP बढ़ाएं। क्या जरूरत थी 64% PSDP बढ़ाने की? क्या जरूरत थी अरबों रुपए रखने की कि MNAs और MPS को? नहीं, IMF ने कहा नहीं, लेकिन IMF ने एग्री तो किया ना। अगर वो समझती थी ये इरैशनल है, अनरीजनेबल है, एग्री ना करते। और भी चीज़ों पे वो एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, मुआहदा लेट कर देते हैं, रिलीज़ नहीं करते फंड। इतने महीनों से वो उन्होंने लटकाया हुआ था, तो किसी वजह से लटकाया हुआ था ना। तो इस बात पे भी कहते इतनी एक्सपर्टीज़ है उनकी पूरी दुनिया की, पता नहीं किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। सर गुजारिश ये है कि देखें, ये IMF का मुल्क नहीं है, ये मेरा और आपका मुल्क है। इनको यहाँ पर रियलिटी नहीं देनी होती। हाँ ठीक है, वो महंगा होता है तो इनकी परेशानी, मेरे और आपकी परेशानी। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप देख लीजिए। IMF ने अब तो ये कहती है IMF कि आप सपोर्ट प्राइसेस सेट ना करें। पिछले साल हमने 4000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस रख दी। जब गंदम 4000 रुपये का, यानी कि 100 रुपये किलो रख दिया, 4000 रुपये मन, 100 रुपये किलो रख दिया आपने गंदम खरीदने की प्राइस, और हुकूमत ने कहा हम 115 का बेचेंगे, तो ज़ाहिर है आटे की कीमत 130 140 हो जाएगी। जब वो हो गई, दुनिया में 55 रुपये का आटा मिल रहा है, यहाँ चीखें निकल गई। पंजाब गवर्नमेंट पहले इंकरेज करता रहा, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने वादा खिलाफी करी, खरीदने से छोड़ दिया। अब IMF कहता है कि आप ना करो, लेकिन आपकी गलती थी ना, आपको समझ नहीं थी क्या? इसी तरह आपको नहीं समझती कि आप एक मरतबा अगर जी। आखिरी सवाल ये है कि अगर ये जो बातें आप कर रहे हैं रीजनेबल हैं सारी, तो फिर स्टॉक मार्केट इतना पॉजिटिव क्यों है? 41,000 से पिछले साल वो 93,000 पे चली गई है, क्या वजूहत है इसकी? जी, अल्लाह करे इंशाल्लाह 1,25,000 तक जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तो और जगह बाकी। आप देखें कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो कंपनीज़ के प्रॉफिट होते हैं उससे उसकी पर शेयर जो है उससे 10, 11, 12% महंगा ट्रेड हो रहा होता है। हमारे यहाँ तो 4-5% हो। अगर थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो जाए, थोड़ी सी हुक्मरानी अच्छी हो जाए, तो स्टॉक मार्केट को तो कोई नहीं रोक सकता। ये स्टॉक मार्केट 2016 के अंदर जो थी, वो जब 53,000 की थी तो डॉलर 100 रुपये का था। आज अगर ये 90,000 की भी दे, डॉलर भी तो 300 रुपये का हो गया है, 1/3 प्राइस भी तो हो गई है। आप ये भी तो देखें आपके एसेट्स क्या है, मतलब पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। जी, सो स्टॉक मार्केट में अभी जगह है। स्टॉक मार्केट, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत बढ़ जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब हमसे बात करने का। और स्टॉक मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की, और वह तभी होगी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो और माशी इशारिये मज़ीद बेहतर हों।